हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैं आज समझाने जा रही हूँ कि रोटर में टॉर्क कैसे जनरेट होता है। अब ये समझाने के लिए फिर से मैं उसी प्रीवियस फिगर की मदद ले रही हूँ। यहाँ पर स्टेटर पेरीफेरी शो की हुई है, फिर ये एयर गैप है बीच का, और फिर ये रोटर पेरीफेरी है। और रोटर पेरीफेरी पर एक स्लॉट दिखा रही है जिसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है, जो कि एक टर्न का, एक कॉइल का एक कंडक्टर हो गया, डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा कंडक्टर होगा। ये दोनों कंडक्टर, ए कंडक्टर और उसे मैं बी कंडक्टर बोल देती हूँ, तो ए और बी कंडक्टर मिलके एक टर्न बना रहे हैं। अब स्टेटर वाइंडिंग से जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो माना कि स्टेटर से आ रही है, एयर गैप क्रॉस करके रोटर में इंटर हो रही है। माना कि डायरेक्शन ये है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की, और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट किस डायरेक्शन में हो रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो कंडक्टर होगा ये सब्जेक्टेड टू स्टेटर फ्लक्स होगा, मतलब फाइस, ड्यू टू रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर से एयर गैप क्रॉस करते हुए रोटर में एंटर हो रही है, इसको मैं फाइस बोल रही हूँ। और अभी ये फाइस की डायरेक्शन एरो के अलोंग है, फिर ये ऐसे हो जाएगी रेडियली, फिर ये ऐसी हो जाएगी रेडियली। तो ये हमेशा है, पर ये रेडियस रोटेट होती जा रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से पूरे टाइम रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब फाइस घूमता रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो सारे कंडक्टर रोटर के जो होंगे वो सब्जेक्टेड टू फाइस होंगे, फाइस वेरिएशन को वो फील कर रहे होंगे। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा इन कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं अभी कैपिटल ए कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। अब क्या हो रहा है, ये कंडक्टर में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड फाइस के बदल मतलब रिवॉल्व होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है। करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये करंट अपना खुद का फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और उस फ्लक्स को हम कह रहे हैं फाई आर। और जैसे ही ये फाई आर जो होगा सेट होगा, तो इस फाई आर की वजह से यहाँ पर दो फ्लक्सेस एग्जिस्ट होने लगे, एक फाइस और एक फाई आर। अब होगा क्या, जैसे ये फायर जो होगा ये अपने जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उस कॉज का ही अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ। और उस लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये फायर को फाइस के अपोजिट होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब फाइस ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ये रेडियल इनवर्ड अभी यहां से थोड़ी देर बाद ऐसा रेडियल इनवर्ड होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा रेडियल इनवर्ड होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे रेडियल इनवर्ड होगा। मतलब अगर फाइज अपना खुद रोटेट हो रहा है, तो उस रोटेशन को कम करने के लिए कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उसकी वजह से फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इस फाइज के रोटेशन को वो अपोज करेगा। और फाइज के रोटेशन को अपोज करेगा मतलब यहाँ पर रोटर का जो फ्लक्स होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। फाइस ऐसे रोटेट हो रहा है तो फाई आर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। इस रीजन को मैं और एलॉबरेट करूंगी आगे जाके, लेंसेस लॉ के एक्सप्लेनेशन को और एक्सपैंड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस रोटर में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ होगा उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उसकी वजह से फ्लक्स रोटर का जो प्रोड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो अपने ही कारण का अपोज करेगा। और वो कारण जो हमें समझ में आ रहा है वो फाइस का रोटेशन समझ में आ रहा है। तो अब इस डायरेक्शन में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स को प्रोड्यूस होना है, तो आप राइट हैंड थंब रूल फॉलो करिए। अगर मुझे यहाँ पर फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी रखनी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे राइट हैंड की फिंगर्स को मैं ऐसे कंडक्टर के चारों तरफ रैप करने जैसा रखूंगी, तो मेरा थंब जो होगा वो आउटवर्ड टू दिस प्लेन होगा। मेरा थंब आउटवर्ड टू दिस प्लेन होगा, मतलब करंट की डायरेक्शन जो होगी वो डॉट होगी, मतलब करंट इस प्लेन से बाहर आ रहा होगा। और करंट इस प्लेन से बाहर आ रहा होगा, तो देखिए ये वाला है, ये आपका फाइज से जो रिवॉल्व हो रहा है। तो अभी ऐसा है, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, वो मैं बता ही चुकी हूँ और बार बार बता रही हूँ।
अब जब डॉट यहाँ पे आ गया तो फ्लक्स की डायरेक्शन एज पर माय रिक्वायरमेंट ड्यू टू लेंजेस लॉ, फ्लक्स की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इसलिए करंट की डायरेक्शन डॉट से आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन, दो फ्लक्सेस हो गए, एक फाई एस हो गया और एक फाई आर हो गया, मतलब इस कंडक्टर में जिसमें करंट डॉट डायरेक्शन में मतलब प्लेन के अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड में दोनों फ्लक्सेस की डायरेक्शन सेम है। फाई एस भी नीचे की तरफ है और फाई आर भी आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ही है। मतलब हमें इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है और इस कंडक्टर के राइट साइड में हमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन का मिल रहा है। यहाँ पे फ्लक्स फाई एस नीचे की तरफ है और फाई आर ऊपर की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से कंडक्टर के राइट साइड में नेट फ्लक्स मिनिमाइज हो रहा है और कंडक्टर के लेफ्ट साइड में नेट फ्लक्स बढ़ रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों फ्लक्सेस का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे दोनों फ्लक्सेस का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो हमेशा फोर्स कंडक्टर पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट होता है, या फिर ये समझिए कि ये फ्लक्स लाइन जो है वो स्ट्रेच्ड रबर बैंड जैसा बिहेव कर रही है, तो ये वापस अपनी पोजीशन रीस्टोर करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, लेफ्ट टू राइट। मतलब इस कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। इस तरफ फिर से मैं कह दूं, दोनों फ्लक्सेस का एडिशन है तो स्ट्रॉन्गर फील्ड है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में दोनों फ्लक्सेस का सब्ट्रैक्शन है, मतलब नेट फील्ड फाई एस माइनस फाई आर है, तो यहाँ पर वीकर फील्ड है। अब इसके बाद एक कंडक्टर जो मैंने बताया ए कंडक्टर है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा कंडक्टर बी होगा। अब यहाँ पर फ्लक्स की करंट की डायरेक्शन डॉट मिल रही है और ए और बी कंडक्टर दोनों एक ही लूप के पार्ट है, एक ही कॉइल के पार्ट है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अगर इंड्यूस हो रही डॉट, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इंड्यूस होगी क्रॉस। और उस वजह से फोर्स जो एक्ट होगा, ये जो लास्ट स्लाइड में मैंने जो कुछ भी समझाया, बी कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। मतलब ए कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और बी कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। अब ये दोनों रोटर की पेरीफेरी पर डायमेट्रिकली अपोजिट दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स पर पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होता है, पैरेलल फोर्सेस टॉर्क जनरेट करते हैं और ये रोटर घूमना शुरू हो जाएगा इस टॉर्क के इफेक्ट की वजह से। मतलब टर्निंग इफेक्ट कौन दे रहा है, ये टॉर्क दे रहा है। अब रोटर को किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए, यहाँ तो मैंने समझा दिया। फाई एस की डायरेक्शन को अपोज करने के लिए फाई आर ऐसा होना चाहिए, पर इसका जो सॉलिड रीजन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि क्यों फाई आर की डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली, जबकि डायरेक्शन ऑफ फाई एस का रोटेशन जो था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। और यहाँ पे वो सब कंसिडर किया तो टॉर्क की वजह से जो रोटेशन मिल रहा है रोटर का, वो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ही मिल रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है और रोटर की जो स्पीड होती है वो एनआर होती है। मतलब रोटर स्पीड कहलाती है। सिंक्रोनस स्पीड को एनएस बोलते हैं, रोटर की स्पीड को एनआर बोलते हैं। पर अब मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाली हूँ कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटर क्यों घूमना शुरू करता है और इसका बेस बेटा लेंजेस लॉ ही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी समझाऊंगी कि रोटर की जो स्पीड होती है वो एनआर होती है और वो एनएस से कम ही होती है, और क्यों होती है, इन इन दो पॉइंट्स का रीजन मैं अपने वीडियो में दूंगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं बताने वाली हूं कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटर क्यों घूमना शुरू करता है और रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम क्यों होती। इन दो का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगी। एक पॉइंट और कि यहाँ पर रोटर अपने आप घूमना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बोला जाता है। और अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जगह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो तो वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, उसमें ये फिनोमेना सेल्फ टॉर्क जनरेशन का नहीं आ पाता। तो जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होती, इसके जवाब मैं दे दूंगी, पर अगले वीडियो में जैसा मैंने अभी बताया कि दो वाई जो होंगे उनके आंसर्स मैं दूंगी।
तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस ऑब्जर्व करके, वॉच करके अपने डाउट्स को क्लियर करिए। थैंक यू।